नमस्कार, 10 कदम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र स्थित चीना बाबा मंदिर के ठीक बगल में चलने वाले सरस्वती शिशु मंदिर के पुराने भवन में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर सर्विस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मल्लीताल और तल्लीताल से फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि आग लगने के समय स्कूल बंद था और परिसर में कोई भी मौजूद नहीं था, इसीलिए जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वही प्रारंभिक जांच में प्रिंसिपल रूम और लाइब्रेरी में रखे फर्नीचर और किताबों के जलने की बात सामने आई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि फॉरेंसिक टीम और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की जांच के बाद ही अंतिम रिपोर्ट सामने आ पाएगी। मौके पर पहुंचे एसडीएम प्रतीक जैन ने कहा कि आग पुराने लकड़ी के भवन तक सीमित रही है। आसपास की दुकानों और मकानों को कोई खतरा नहीं पहुंचा। स्कूल प्रबंधन को तत्काल अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जांच और इलेक्ट्रिक वायरिंग दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल संचालक समिति के अध्यक्ष बीएल शाह ने बताया है कि बुधवार से स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी गई है और नुकसान का आकलन जल्द किया जाएगा। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वो घबराए बिल्कुल भी ना और पुलिस ने मौके का पंचनामा कर लिया है और अग्नि विभाग ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भी भेज दी है। फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और मल्लीताल बाजार में आवागमन सामान्य हो गया है। ये हम उस टाइम पे नैनीताल तल्लीताल पे मौजूद थे। हमें कॉल पे सूचित किया गया कि यहाँ आग लग चुकी है। चीना बाबा मंदिर के पास सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर है और बाकी इसमें प्रधानाचार्य जो थे उनको और उनकी वाइफ जो थी तो उनको सेफली निकाल दिया गया है और बाकी अभी अंदर की तरफ आग लग गई है। ये 7:17 पे डीसीआर के माध्यम से आग लगने की सूचना मिली थी। घटना को देखते हुए क्योंकि अब बिल्डिंग पूरी लकड़ी की बनी हुई है तो तुरंत 3 गाड़ी मौके पे 8:18 को रवाना कर दी गई थी। तब भी आग कंट्रोल में नहीं आई थी तो उसको देखते हुए भीमताल से एक गाड़ी और भवाली एयरफोर्स से एक गाड़ी मौके के लिए रवाना कर दी गई थी। टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया और 40 मिनट के अंदर आग को कंट्रोल में ले आए, जो कि काफ़ी बढ़ सकती थी। आप भी देख सकते हैं कि उसको एक लिमिटेड रखा गया। जो आसपास की बिल्डिंगें थी जहां आग फैल सकती थी, जो लकड़ी की बनी हुई थी उधर तक नहीं फैली हुई और उसको कंटेन रखा गया आपको। इसमें किसी भी जनहानि का कोई खतरा नहीं है। चीना बाबा स्थित जो शिशु मंदिर विद्यालय है उस पे आग लगने की सूचना हमें मिली, जिसपे हमने तत्काल संज्ञान लेते हुए आपदा कंट्रोल रूम को एक्टिवेट किया गया, जिनके द्वारा फायर सर्विसेज को, पुलिस को और जल संस्थान को और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर फायर फाइटिंग किया गया और सभी के अथक प्रयासों से और आम जनमानस के भी प्रयासों से 1 घंटा 10 मिनट पर इस आग पर काबू पा लिया गया। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी कैजुअलिटी आदि की सूचना नहीं है। शिशु मंदिर में अचानक से आग लग चुकी है और इस वक्त हम लोग हैं मल्लीताल चीना बाबा चौराहे के पास और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो आग बहुत ज्यादा धधकने लग गई है और इसके बाद इसके पीछे कोहिनूर होटल है, इसके पीछे कई सारे आवाज है। मौके पर फायर कर्मी भी मौजूद हो चुके हैं और वो पूरा जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया क्योंकि आग बहुत ज्यादा भड़क चुकी है। कारण क्या रहा है ये नहीं पता। न्यूज इंडिया के लिए नैनीताल से दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के सबसे वृहत्तम कमर्शियल इलाके में मंगलवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक 7 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग में अचानक से भीषण आग भड़क उठी। इसी हादसे में अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जकार्ता मेट्रोपॉलिटन पुलिस के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सुसैत्यो पुर्नोमो कॉन्ड्रो ने बताया है कि मरने वालों में 15 महिलाएं और 5 पुरुष भी शामिल हैं। मृतकों में एक गर्भवती महिला भी बताई जा रही है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। ड्रोन बैटरी चार्जिंग यूनिट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ड्रोन बैटरी चार्जिंग यूनिट में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद बैटरी में विस्फोट हो गया। तभी देखते देखते लिथियम आयन बैटरियों से निकली और आग पूरे फ्लोर पर फैल गई और कुछ ही मिनटों में ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। हादसे के वक्त मौजूद लोगों ने बताया है कि आग लगने के कुछ ही मिनट बाद पूरी बिल्डिंग काले धुएं से भर गई। कई लोग सीढ़ियों से नीचे भागने की कोशिश में धुएं के कारण बेहोश हो गए। आग लगने की सूचना मिलने के बाद जकार्ता फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने 28 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी।
120 से ज़्यादा फायर फाइटर्स मौके पर भेजे गए, जिसके बाद करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुरियंतो ने इस पूरी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना भी जाहिर की गई। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले कुछ दिनों से भारी संकट से गुजर रही है। हजारों यात्रियों को हुई परेशानी के बाद अब सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसी को लेकर मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुख्यालय में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को बुलाया गया था। आपको बता दें कि बैठक के दौरान मंत्री राम मोहन नायडू और सचिव समीर सिन्हा ने इंडिगो के सीईओ से मौजूदा हालात को लेकर उनसे तीखे सवाल किए। उसमें उड्डयन पर उड़ानों के संचालन, यात्रियों की देखभाल, रिफंड और बैगेज की स्थिति पर भी काफी विस्तार से चर्चा की गई है। राम मोहन नायडू ने साफ कह दिया है कि यात्रियों की परेशानी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस पूरे संकट के लिए इंडिगो के अंदरूनी मिसमैनेजमेंट और कम्युनिकेशन की कमी को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं मीटिंग के दौरान मंत्री राम मोहन नायडू के सामने इंडिगो के सीईओ हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भी नजर आए। तो वहीं अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने इंडिगो को सख्त निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन को पूरी तरीके से स्थिर किया जाए। सरकार ने इंडिगो के कुल स्लॉट्स और रूट्स में 10% की कटौती करने का भी आदेश दिया है, ताकि कैंसिलेशन और देरी पर लगाम लगाया जा सके। इसके अलावा प्रभावित यात्रियों को 100% रिफंड तुरंत देने और बैगेज डिलीवरी में देरी को पूरी तरह से खत्म करने का भी हुक्म दिया। महाराष्ट्र के वर्धा में राजस्व खुफिया निर्देशालय पर यानी कि DRI ने ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रेक के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स फैक्ट्री का बड़ा खुलासा किया है। 7 और 8 दिसंबर को चलाए गए इस विशेष अभियान में DRI ने 128 किलोग्राम मेफेड्रोन बरामद किया है। इसके अलावा 245 किलोग्राम फिक्सर केमिकल, कच्चा माल और पूरा प्रोसेसिंग सेटअप भी जब्त करने में सफलता हासिल की है। साथ ही 3 आरोपियों की इस बीच गिरफ्तारी भी हुई है, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि विशेष खुफिया इनपुट के आधार पर DRI ने अधिकारियों ने वर्धा से लगभग 60 किलोमीटर दूर करंजा के झाड़ियों से ढके एक दूर दराज इलाके में गुप्त निगरानी और फिर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान अधिकारियों को एक पूरी तरह से सक्रिय सिंडिकेट ड्रग निर्माण यूनिट मिली है, जिसमें अस्थायी रिएक्टर, बर्तन और अन्य उपकरण मौजूद थे, जिनका उपयोग मेफेड्रोन तैयार करने में किया जाता था। जब्ती में तैयार ड्रग के साथ साथ उसके निर्माण में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण प्रिक्सर केमिकल भी मौजूद थे। और वही गिरफ्तार 3 आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है। आने वाले समय में कई बड़े खुलासे भी होंगे। खबर अमेठी से है। अमेठी के तिलोई क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की युवती शहरून खान ने हिंदू युवक सोनू पासी से हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का मामला सामने आया है। युवती ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर मोनी पासी रख लिया है और हिंदू धर्म को पूरी तरीके से अपनाने की बात कही। सबसे खास बात यह रही कि शादी के तुरंत बाद नव दंपति सोनू पासी और मोनू पासी अपने अपने माता पिता के साथ सीधे सगरा बाबूगंज स्थित विश्व प्रसिद्ध स्वामी परमहंस आश्रम पहुंचे। वहां दोनों ने मंदिर परिसर में सभी देवी और देवताओं के दर्शन किए, माथा टेका और आश्रम के पीठाधीश्वर आचार्य मोनी जी महाराज से आशीर्वाद भी लिया। तो वही दोनों परिवारों ने न केवल इस प्रेम विवाह को स्वीकार किया, बल्कि पूरी खुशी के साथ बारात भी निकाली और धूमधाम से शादी संपन्न कराई। तो वही स्वामी परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर मोनी जी महाराज ने खुद इस भावुक दृश्य का वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया है। वीडियो में नव दंपति को मंदिर में माथा टेकते, पूजा अर्चना करते और फिर आचार्य मोनी जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होते देखा जा सकता है। वही अब ये शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में साइबर ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर जबलपुर के नेपियर टाउन स्थित आशीष विला में रहने वाले 72 वर्षीय रिटायर्ड बिजली विभाग के कर्मचारी अविनाश चंद्र को ठगी ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस का अधिकारी बताकर फोन किया और फिर आतंकवादियों को फंडिंग देने का झूठा आरोप लगाया। इसके बाद 3 दिनों तक उन्हें घर में ही डिजिटल अरेस्ट करके रखा। ठगों ने रिटायर कर्मचारी से कुल 21,50,000 रुपए की ठगी कर ली। तो वही ठगी के शिकार पीड़ित ने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ठगों के जिन खातों में रकम ट्रांसफर की गई थी उन्हें फ्रीज कराया। फिलहाल साइबर सेल और मदन महल थाना पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हमारे शहर के सीनियर सिटीजन हैं, सभी से अपील करना चाहूंगा कि पुलिस जो है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सीबीआई, एटीएस, इस तरह की कोई भी एजेंसी फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से कभी भी ना कोई पूछताछ करती है, ना कोई नोटिस, सम्मन, वारंट भेजती है। तो इस तरह की बातों के छलावे में ना आए। हमने समय समय पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, तो तत्काल पुलिस के संपर्क में आए। और जहां तक इस मामले का सवाल है, मदन महल के मामले का सवाल है, एक नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। उस नंबर पे जैसे ही इनका जो भी पैसा ठगा गया है उसकी कंप्लेंट या उसका ट्रांजैक्शन आईडी नोट कराया जाता है, तो ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसमें वो पैसा जितने भी खातों में गया है वो सभी खाते स्वतः फ्रीज हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल थाने में एक साइबर ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने एटीएस अधिकारी बनकर एक रिटायर्ड कर्मचारी को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया और फिर उसके बाद उनसे 21.5 लाख रुपए की लूट की, जिसकी शिकायत करने पीड़ित थाने में पहुंचा। उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने खातों को फ्रीज किया है और आरोपी की तलाश जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भारत ने 101 रन से पहले टी20 जीत लिया है। 74 रन की बना सका साउथ अफ्रीका। हार्दिक की 50 और बुमराह के 100 विकेट पूरे हुए। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले टी20 में 101 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। कटक के बराबाती स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग चुनी। भारत ने हार्दिक पांड्या की 50 के दम पर 6 विकेट खोकर 175 रन बना लिए। जवाब में मेहमान टीम 74 रन बनाकर ही सिमट गई। तो यहाँ पर भारत की ये बहुत बड़ी जीत साउथ अफ्रीका के साथ काफी दिलचस्प ये पूरा मुकाबला रहा है। और आपको बताते चले कि इस बीच जो है दमदार प्लेइंग 11 की टीम नजर आई। हार्दिक की 50 भी काफी काम आई है। फैंस में भी अब गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और इस मैच को लेकर काफी ज्यादा फैंस उत्साहित भी थे। और ऐसे में 101 रन बनाकर टीम इंडिया ने यह खिताब अपने नाम किया है। 74 रन ही साउथ अफ्रीका की टीम बना पाई है। हालांकि मुकाबला जो है इस बीच काफी रोमांचक रहा है। हार्दिक के 50 और बुमराह के 100 विकेट पूरे हुए हैं और ऐसे में अपने आप में काफी दिलचस्प पूरा मुकाबला और फैंस भी काफी ज्यादा खुश नजर आया। तो कटक में ये पूरा मैच हुआ, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का ये पूरा मैच। अफ्रीका को 101 रनों से इंडियन क्रिकेट टीम ने हराया है। हार्दिक की बैटिंग और बॉलिंग दोनों में चमक देखने को मिली है। तो कटक के बराबती स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये मैच खेला गया और ऐसे में ये मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। वाराणसी पुलिस को नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर गठित एसआईटी ने मंगलवार देर रात रामनगर थाना क्षेत्र के सुजाबदा मोहल्ले में छापेमारी कर एक गोदाम से लगभग 60 लाख रुपए कीमत की प्रतिबंधित कफ सिरप को भारी मात्रा में बरामद किया और ये इस साल वाराणसी में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी खेप है। एसआईटी की टीम को मुखबिर की सूचना मिली थी और उसी के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सुजाबाद के एक सुनसान इलाके में स्थित गोदाम में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित कफ सिरप का भंडारण किया जा रहा है, जिसके बाद रात करीब 11 बजे टीम ने छापा मारा तो गोदाम के अंदर सैकड़ों कार्टनों में भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप की बोतलें मिली हैं। पुलिस ने जांच में पता चला कि ये गोदाम करीब 3 महीने पहले ही प्रयागराज निवासी एक व्यक्ति ने फर्जी नाम पते से किराए पर लिया था। पुलिस ने गोदाम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है और पूरे परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है। तो वही बरामद कफ सिरप की बाजार में कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए आकी जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये बोतलें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के नशे के आदी युवाओं को पहुंचाई जानी थी। कुछ बोतलें
यहाँ पर डार्क वेब के जरिए भी बेची जाती थी। तो फिलहाल यहाँ पर बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और भी कई जगहों पर छापेमारी भी हो सकती है, कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। ये कोडिनयुक्त कफ सिरप के विरुद्ध जो लगातार वाराणसी कमिश्नरेट द्वारा लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, इसी क्रम में आज थाना रामनगर में एक जगह पे एक अवैध गोडाउन पकड़ा गया है, जिसमें से भारी मात्रा में ये लेबोरेट कंपनी का एस्कफ सिरप बरामद हुई है और लगभग 30,000 बोतलें बरामद हुई हैं, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख का है। और ये प्रारंभिक पूछताछ में ये ज्ञात हुआ है कि ये ज़मीन जिसमें ये अवैध गोडाउन चलाया जा रहा है, इसका ये मनोज कुमार यादव के नाम से रजिस्टर्ड है, जो शुभम जायसवाल का करीबी है। और ये भी ज्ञात हुआ है कि ये टोटो चार्जिंग स्टैंड की आड़ पे ये अवैध गोडाउन चलाया जा रहा है। और जो स्टॉक यहाँ बरामद हुई है, ये लेबोरेट कंपनी एस्कफ का प्रोडक्ट है, जो हिमाचल प्रदेश से यहाँ तक पहुँची है। ये पूरा बैच नंबर लेके ये पूरा सप्लाई चेन की जानकारी किया जाएगा, ये कैसे यहाँ तक ये डाइवर्ट होकर यहाँ तक कैसे पहुँची। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव से खास बातचीत की है। दिनेश शर्मा ने कहा कि वंदे मातरम भारत के हर नागरिक में देशभक्ति का संचार करने वाला गाना है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है, इस पर चर्चा, लेकिन विपक्ष को इसको धर्म से जोड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और क्या कुछ कहना रहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा साहब। शर्मा जी, जिस तरह से संसद के अंदर एसआईआर और दूसरी तरफ वंदे मातरम का मुद्दा गरमाया हुआ है, आज लोकसभा में एसआईआर को लेकर चर्चा होनी है, विपक्ष बवाल कर सकता है, बीएलओ को लेकर सवाल खड़े कर सकता है। ना, विपक्ष के पास मुद्दा कहाँ है? सबसे ज़्यादा तो कैंप लगा के विपक्षी एसआईआर में अपना नामांकन करा रहा है और दूसरी तरफ जो है इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप कर रहा है। उसको पहले तो जवाब देना चाहिए ना कि बिहार में चुनाव हुआ और सिंगल एक भी शिकायत नहीं आई। ये इस बात का प्रमाण है कि एसआईआर की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया है और ये विपक्ष भी जानता है। मैं समझता हूँ विपक्ष के पास में इस समय कोई मुद्दे नहीं हैं, इसलिए इस प्रकार के मुद्दों को हवा देकर वो अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना चाहता है। वहीं राज्यसभा में आज वंदे मातरम को लेकर एक सार्थक चर्चा होने वाली है, अमित शाह जी चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत एक विशेष दिवस है आज राज्यसभा के लिए और वंदे मातरम का शब्द ही अंतर्मन में संचार करता है देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का। आज़ादी के समय क्रांतिकारियों के बीच संवाद का माध्यम था। अशफाक उल्लाह खां का ये वाक्य एक दूसरे क्रांतिकारियों से संवाद का जो संपर्क सूत्र था वो वंदे मातरम था। और अब्दुल कलाम आज़ाद ने यहाँ पर अशफाक उल्लाह खां, अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, मोहम्मद रफ़ी ने तो गाया ही गाया था। अल्लामा इकबाल ने भी इसको गाया। खान अब्दुल गफ्फार खां जो सीमांत गांधी कहलाते थे, उन्होंने वंदे मातरम का समर्थन किया। तो दोबारा नहीं आ रहा ना कुछ लोगों को, वैसे कह रहे जबरदस्ती थोपेंगे क्या? ये तुष्टीकरण की जो दुकान खोले हुए हैं उसमें पकवान उनके सांप्रदायिकता के, जातिवाद के और झूठ और फरेब के पकवान बनते हैं। तो एक कांग्रेस इस प्रकार की अनर्गल प्रलाप करती है। मैं समझता हूँ ये हिंदू और मुसलमान का नहीं, ये राष्ट्रभक्त और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना न रखने वालों के बीच का संवाद है। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रमाशंकर राजभर, साधु संतों को लेकर बयान दे रहे हैं। कल उन्होंने कहा है कि ये ढोंगी हैं, धर्म के ऐसे ठेकेदार हैं जो कि सबसे ज्यादा हिंदू संत जेल में हैं। ये छुटवैया टाइप के लोग धर्म पर प्रलाप करके ये समाज के लिए कलंक है और समाजवादी पार्टी इस प्रकार के लोगों की एक सीरीज निकालती है। कभी वो जो है वो अपने जो मुंबई के विधायक हैं उनके द्वारा, अबू आजमी के द्वारा कहलाती है। कभी वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से सनातन को गाली दिलाती है। कभी वो किसी पता चलता है कि जो स्वतंत्र वीर हैं उनके लिए रामजी लाल सुमन अनर्गल प्रलाप करते हैं। अब इस प्रकार का एक और पैदा हो गया। मैं समझता हूँ ऐसे लोग जितना बोलेंगे, जनता समाजवादी पार्टी के ऐसे नेताओं के बयान का जरूर प्रतिकार करेगी वोट के समय, चुनाव के समय।
धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को सुनने के अनुसार आपके साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली लाल किले ब्लास्ट और व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल से जुड़े मामले में एक आरोपी को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम नसीर मल्ला है। अब तक ब्लास्ट मामले में कुल 8 गिरफ्तारियां हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपी नसीर मल्ला नाम के आरोपी को एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड में एनआईए को भेज दिया है। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट आतंकी हमले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। एनआईए ने अब तक इस पूरे मामले में एक महिला सहित 8 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी कल की गई है। नासिर मुल्ला नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है और इसकी भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से अब एनआईए को 7 दिन के लिए रिमांड मिल गई है। अब आने वाले 7 दिन तक नासिर मुल्ला नाम का शख्स एनआईए कस्टडी में रहेगा, जिससे महत्वपूर्ण पूछताछ होनी है। अगर इससे पहले की बात की जाए तो नवंबर 16 में एक गिरफ्तारी महत्वपूर्ण की गई थी आमिर राशिद नाम के शख्स की, जिसकी आज उस पेशी की गई कोर्ट में, और अब तीसरी बार भी उसे 7 दिन की रिमांड में एनआईए के हवाले कर दिया गया है। यानी एनआईए अब आने वाले 7 दिन तक उससे भी पूछताछ करेगी। इस पूरे मामले के तार जुड़ते अभी और दिखाई दे रहे हैं। इसी के मद्देनज़र एनआईए ने आज महत्वपूर्ण जानकारी कोर्ट में साझा की, जिसमें साफ कहा कि इस पूरे मामले में अभी और भी तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी और हासिल करनी है। इसी के चलते 7 दिन की रिमांड मांगी और 7 दिन की कोर्ट ने रिमांड दे दी। लेकिन जिस तरह से आज इन दोनों को रिमांड पे 7 दिन के लिए भेजा गया है, आमिर और राशिद मुल्ला नाम के इन दोनों आरोपियों को अब जम्मू कश्मीर में एक साथ ले जाया जाएगा और इनकी निशानदेही पर यह भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां और भी होने की संभावना है। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज इंडिया। खबर जालौन से है। जालौन के इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत की गुत्थी पर बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया गया है कि इंस्पेक्टर की मौत से पहले महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा से उसका झगड़ा हुआ था और ये भी दावा है कि थाने के सरकारी आवास में सुसाइड करने वाले अरुण कुमार राय और सिपाही मीनाक्षी शर्मा के बीच अवैध प्रेम संबंध थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मीनाक्षी को इंस्पेक्टर ने 3 लाख रुपए सोने का हार गिफ्ट किया था। मीनाक्षी के पास 3 महंगे फोन भी मिले। मीनाक्षी की महंगी यात्राओं का खर्चा भी इंस्पेक्टर उठाते थे। बताया गया कि मीनाक्षी ने उनका पीछा छोड़ने के लिए 25 लाख की डिमांड की थी। पुलिस को मीनाक्षी के मोबाइल से बहुत सारे सबूत भी मिले हैं। इंस्पेक्टर और मीनाक्षी के संबंधों की जानकारी उनकी पत्नी को भी थी। वो ये भी जानती थी कि इंस्पेक्टर मीनाक्षी पर दिल खोलकर पैसा लुटा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट दिखाते हैं। सिपाही मीनाक्षी से इश्क ने इंस्पेक्टर को मार डाला। इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय बोला, रुको वरना गोली मार दूंगा। सिपाही मीनाक्षी बोली, तुम मार लो गोली। 3 लाख का हार, आईफोन, फिर इंस्पेक्टर की आत्महत्या। एक महिला सिपाही और 9 संबंधों की कहानी। यूपी के जालौन में थाना प्रभारी अरुण राय ने खुद को थाने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसकी जांच में महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा और इंस्पेक्टर अरुण राय से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 3 दिनों में 109 बार कॉल की और ज्यादातर वीडियो कॉल थे। पूछताछ में मीनाक्षी शर्मा ने स्वीकार किया कि उसके करीब 9 थाना प्रभारियों से संबंध रहे हैं। इनमें दरोगा, इंस्पेक्टर के अलावा कई अधिकारी शामिल हैं। कई पुलिसकर्मी उसे सोना और महंगे मोबाइल गिफ्ट कर चुके हैं। पिछले 5 सालों में ट्रेनिंग से लेकर पीलीभीत और फिर जालौन की तैनाती के दौरान वो लगभग 11 सिम बदल चुकी। बताया गया कि अब फरवरी में मीनाक्षी शर्मा की शादी थी, जिसको लेकर उसने दरोगा से 25 लाख रुपए की मांग की। न देने पर उसने इंस्पेक्टर के आपत्तिजनक वीडियो पत्नी के पास भेजने की धमकी दी, जिसके दबाव में आकर इंस्पेक्टर अरुण राय ने महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा के सामने ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब महिला सिपाही पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है और वो गिरफ्तार कर जेल भेजी गई है। मीनाक्षी 2019 बैच की महिला कांस्टेबल है, जो मेरठ के फलावदा की रहने वाली है।
प्रभारी कुठौन अरुण राय की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। दिनांक 6/12/25 को उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। नामित महिला और अच्छी की गिरफ्तारी कर प्राथमिक विवेचना के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। इस विवाद के बाद मीनाक्षी को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। उसने 2022 में पीलीभीत के एक सिपाही को रेप के आरोप में जेल भिजवाया। पीड़ित सिपाही मोहित खोखर ने बताया, मीनाक्षी पुरानी ब्लैकमेलर है। उसने मुझे प्रेम जाल में फंसाया, फिर पैसे मांगने शुरू कर दिए, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगी, झूठा केस लिखाने की धमकी दी, 25 लाख रुपए मांगे, पैसे न देने पर रेप का फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। 2 महीने जेल में गुजारने पड़े। मामला कोर्ट में है, लेकिन वो नहीं आती है क्योंकि मुकदमा झूठा था। मोहित का आरोप है कि सिपाही मीनाक्षी, उसके पिता और भाई इसी तरह कई पुलिस कर्मियों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर चुके हैं। एक एसएसआई को भी ब्लैकमेल कर 25 लाख रुपए ऐंठ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी महिला सिपाही के पिता ने कहा कि बेटी चिंता मत कर, छुड़ा लेंगे। थाना प्रभारी अरुण राय की आत्महत्या सभी के लिए एक संदेश है कि कभी कभी प्यार और फीलिंग्स एक साजिश भी हो सकती है, इसलिए पुलिस को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।